हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु सिंघल और मैं आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ एक और नई वीडियो को लेकर। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट सेकंड, जिसका हमारा नाम है एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। और इसमें हम देखेंगे इसके एलिमेंट में तो होते हैं तत्व, यानी शॉर्ट स्टोरी जो होते हैं उसके तत्व क्या होते हैं, किन किन तत्वों से मिलकर बनी होती है शॉर्ट स्टोरी। तो आज हम इस वीडियो में ये देखने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे से ये वीडियो होने जा रही है, बहुत ही अच्छे से मैं आपको हर कॉन्सेप्ट समझाने वाला ही हूँ, है ना। ये आपकी जो यूनिट है मोस्ट इम्पोर्टेंट पे इसे डाल लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आना 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कान नाक सब खोल के आ जाइए इस वीडियो को देखने, बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है ये वीडियो। और मैं आपको ये इसमें हर एक टॉपिक हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझाने जा रही हूँ कि एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरीज क्या होती हैं, इनके शॉर्ट स्टोरी के तत्व क्या होते हैं, कि जब कोई शॉर्ट स्टोरी लिखता है तो उसमें उसे कौन कौन से तत्वों को कौन कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। जैसे आप भी कुछ खाना बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे हलवा है, उसमें चीनी की ज़रूरत होती है, सूजी की ज़रूरत है, सूजी के हलवे में, है ना, पानी की ज़रूरत होती है। वैसे ही शॉर्ट स्टोरी बनाने में, शॉर्ट स्टोरी लिखने में कौन कौन से तत्वों की, यानी कौन कौन से एलिमेंट की, यानी किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो आज हम वही इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। बहुत अच्छे से मैं ये वीडियो पढ़ाने जा रही हूँ, दिखाने जा रही हूँ, है ना। अगर आप इस वीडियो पे आ गए हैं, दूसरी वीडियो आपको कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। ये टॉपिक अगर आपके समझ में नहीं आता है तो अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। ये वीडियो आपका एकदम, कहते हैं ना, इसमें आप मास्टरी कर लेंगे इस वीडियो देखने के बाद। बहुत अच्छे से समझाने जा रही हूँ हर एक चीज़, हर एक पॉइंट। और मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये पॉइंट है ही, इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं ही। इसे तो लिख के रख लो, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, ठीक है। हमारा व्हाट इज़ शॉर्ट स्टोरी, पहले हम देख लेते हैं शॉर्ट स्टोरी होती क्या है। शॉर्ट स्टोरी आपने सबने सुनी होगी, पढ़ी होगी शॉर्ट स्टोरी तो, बट अब हम देखेंगे शॉर्ट स्टोरी होती क्या है, ठीक है। अ शॉर्ट स्टोरी इज़ अ वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन। एक जो शॉर्ट स्टोरी होती है वो किसका वर्क होती है, प्रोज फिक्शन का। फिक्शन मीन्स होता है आपकी काल्पनिक चीज़ें, मतलब फिक्शन काल्पनिक होता है। इसमें कोई भी रियल थिंग नहीं होती, काल्पनिक चीज़ों के बारे में लिखा जाता है, इसलिए एक प्रोज फिक्शन है, काल्पनिक चीज़ों के बारे में लिखा जाता है। स्टोरी आपको पता है शॉर्ट स्टोरी काल्पनिक होती है, उसमें कोई रियलिटी नहीं होती। तो यही बता रहा है कि एक प्रोज फिक्शन है दैट कैन बी यूजुअली बी रीड, जिसे हम पढ़ सकते हैं इन आ सिंगल सिटी, जहाँ पर भी हम अकेले बैठे हों, कुछ भी कर रहे हो, अकेले बैठे हुए हम इसे पढ़ सकते हैं। एंड फोकस ऑन अ सिंगल इवेंट, और ये सिर्फ एक सिंगल इवेंट पर ही फोकस करती है, यानी इसकी जो थीम होती है सिर्फ एक ही होती है, एक सिंगल इवेंट ही होता है, यानी दो चार बहुत ही इसमें कम ही करेक्टर होते हैं, उन पर ही ये फोकस करती है, ठीक है। इवन अ sequence of related event with the aim of evoking single effect and mood। इसका जो एम होता है वो इवोक करना होता है सिंगल इफेक्ट एंड मूड को, ठीक है, सिंगल इफेक्ट एंड मूड को। शॉर्ट स्टोरी आर वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट फॉर्म ऑफ लिटरेचर। जो शॉर्ट स्टोरी है एक वन ऑफ द मोस्ट, इसमें से आप ये सब नहीं लिखेंगे शॉर्ट स्टोरी क्या है, जो जो आपको इसमें से अच्छा लगे सिर्फ इसमें से आप वही लिखना, ज़्यादा खिचपिच मत करना। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दूंगी, वो लिख लेना, ठीक है। मैं यूँ नहीं कहूँगी इसका शॉर्ट स्टोरी बड़ी शॉर्ट स्टोरी में आपको क्या क्या लिखना है मैं बता देती हूँ। अगर आप सारा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी आप कम लिखना चाहें तो इसमें से आप काट कर जो भी आपको अच्छा लगे वो इसमें से लिख सकते हैं। बाकी पढ़ के तो मैं आपको सभी बताऊँगी, ठीक है। इसे लिख लेना। जैसे शॉर्ट स्टोरी क्या होती है, शॉर्ट स्टोरी इज़ अ प्रोज फिक्शन, मतलब प्रोज फिक्शन होती है दैट कैन यूजुअली बी रीड इन अ सिंगल सिटिंग, जिसे हम अकेले कहीं पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट स्टोरीज आर वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट फॉर्म ऑफ लिटरेचर, एक मोस्ट एंशियंट फॉर्म ऑफ लिटरेचर है, यानी बहुत ही सदियों से बहुत ही पुराना है लिटरेचर का फॉर्म। ये जब बहुत ही मतलब प्राचीन है, इसे हम पढ़ते ही आ रहे हैं शॉर्ट स्टोरी को। एंड हैव एग्जिस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ लीजेंड, और इसका एग्जिस्टेंट है इन द फॉर्म ऑफ लीजेंड में, माइथिक्स में, माइथिक्स टेल्स में, फोल्क टेल में, फेरी टेल में, फेबल्स में एंड एनेक्डोट में, इन वेरियस एंशियंट कम्युनिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड,
ठीक है, ये वाली लाइन हो सके तो लिख लेना, नहीं छोड़ देना। फिर आ जाता है आपका ऑल्दो सम ऑफ दिस स्टोरी, यद्यपि कुछ स्टोरीज वर रिटन डाउन द मेजोरिटी वर हैंडेड डाउन बाय ओरल ट्रेडिशन। मतलब यद्यपि फिर भी जो काफ़ी स्टोरीज हैं वे ओरल ट्रेडिशन में है, सिर्फ वे मतलब लिख रिटर्न रूप में नहीं है, सिर्फ हमें एक पीढ़ी से जैसे हम सुनाते, जैसे हमारी नानी सुनाती थी, हम अपने बच्चों को सुनाएंगे, हमारे बच्चे किसी और बच्चे को सुनाएंगे, है ना। तो ऐसे ही मतलब ये ओरल ट्रेडिशंस हैं, ये किसी रिटर्न फॉर्म में नहीं होती मेजोरिटी जो शॉर्ट स्टोरी है। द अर्ली 19th सेंचुरी, जो अर्ली 19th सेंचुरी है, वेलकम द मॉडर्न डे शॉर्ट स्टोरी, वेलकम किया है मॉडर्न डे ऑफ शॉर्ट स्टोरी को अर्ली 19th सेंचुरी ने। एक सेकेंड। वाइल देर इज़ नो मैक्सिमम लेंथ टू अ शॉर्ट स्टोरी, यद्यपि शॉर्ट स्टोरीज़ की कोई मैक्सिमम लेंथ नहीं है कि हम यही कह दें ये एक शॉर्ट स्टोरी की लेंथ नहीं है। द एवरेज शॉर्ट स्टोरी नाउ रेंज बिटवीन, जो एवरेज शॉर्ट स्टोरी की रेंज है वो है, इसे आप याद कर लेना, इसे जरूर लिख लेना। वाइल देर इज़ नो मैक्सिमम लेंथ टू अ शॉर्ट स्टोरी, द एवरेज लेंथ ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी बिटवीन 1000 से 7050 वर्ड्स होते हैं इसमें, यानी 1000 से 7500 वर्ड होते हैं। विद सम आउटलेयर्स रीचिंग, और कुछ जो हमारी शॉर्ट स्टोरी हैं पहुंच जाती हैं 10,000 यानी 10,000 से 15,000 वर्ड्स तक। वैसे तो जो इसकी मैक्सिमम रेंज होती है वो इतनी होती है, पर लेकिन कभी कभी ये इतने तक भी पहुंच जाती हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका शॉर्ट स्टोरी क्या होती है। ठीक है, इसे आप अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना, और ये जो इसका नोट्स है, ये पीडीएफ है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं। चाहे तो यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके, आपकी मर्जी है, पर लेकिन मैं इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, वहाँ से भी जाकर आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, या प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला नेक्स्ट, ये तो हमने देखा था शॉर्ट स्टोरी क्या है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी एलिमेंट डू यू फाउंड इन शॉर्ट स्टोरीज डिवाइस ऑफ लिटरेचर। कितने एलिमेंट हैं, कितने तत्व हैं जो आप शॉर्ट स्टोरी की डिवाइस और लिटरेचर में पाते हैं। वैसे तो कोई मैक्सिमम एलिमेंट नहीं, मतलब ये नहीं कह सकते कि हम इतने ही एलिमेंट है, जैसे 5 ही एलिमेंट है, 4 ही एलिमेंट है शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए, इन्हीं एलिमेंट का यूज़ किया जा सकता है। इसमें कोई इतने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिर भी देख लेते हैं, द मेन, जो इसके मेन एलिमेंट है ऑफ शॉर्ट स्टोरी के, वे हैं प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, स्ट्रक्चर, नरेटिव टेक्निक। इसमें जो ये नरेटिव टेक्निक है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट में डाल लो। इसमें से आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जो मेरा पेपर हुआ था ना, मैं बताऊँ, ये 2 बार आया था, शॉर्ट में भी और वेरी शॉर्ट में भी, 2 ही बार आ गया था एक ही पेपर में। तो ये नरेटिव टेक्निक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट में डाल लेना। इसे जब मैं पढ़ाऊँगी बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। वैसे तो मैं जो ही पढ़ाऊँगी आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मैं ज़्यादा खिचपिच नहीं करूँगी, जितना बताऊँगी उतना ही लिख लेना, बस आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और है हमारा सेकेंड, नेक्स्ट है हमारा और नरेटिव, एक सेकेंड, ये वाला अब बस इतना ही बहुत है। ये ही है आपके प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, स्ट्रक्चर और नरेटिव टेक्निक। 1 2 3 4, ये 4 ही हैं जो आपके मेन एलिमेंट है ऑफ शॉर्ट स्टोरी के, है ना। ये जो ये लिख रहा है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसे आप बिल्कुल काट देंगे। ये बिल्कुल प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसे आप बिल्कुल नहीं लिखना है, बस इतना ही है जो मेन एलिमेंट है मेन। तो प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, स्ट्रक्चर और नरेटिव टेक्निक, प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, स्ट्रक्चर और नरेटिव टेक्निक 4 है, याद हो गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। नो एनी हार्ड एंड फास्ट रूल रिगार्डिंग द नंबर ऑफ द एलिमेंट। जो नंबर ऑफ द एलिमेंट है इसके लिए कोई इतने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि शॉर्ट स्टोरी के इतने ही एलिमेंट है, बस इसके लिए कोई इतने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस मैंने आपको बताया है जो मेन एलिमेंट है वो शॉर्ट स्टोरी के 4 है, प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, स्ट्रक्चर और नरेटिव टेक्निक। ठीक है, वी आर स्टडिंग द मेन एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी विच फॉलोअर्स। हम सिर्फ इसमें मेन एलिमेंट जो होते हैं शॉर्ट स्टोरी उनका ही स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो वो ये जो बताया था वे तो उसके मेन एलिमेंट होते हैं, बट सेटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी। तो हम सेटिंग को भी देखेंगे, सेटिंग क्या होती है। चलिए अब ये देखते हैं। सेटिंग को फर्स्ट एलिमेंट में डाल देना। टाइम एंड लोकेशन इन विच अ स्टोरी टेक प्लेस। टाइम, जो कोई सा टाइम और लोकेशन जिसमें स्टोरी टेक प्लेस लेती है उसे सेटिंग कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आप सबसे पहले जब भी कोई शॉर्ट स्टोरी या किसी को भी शॉर्ट स्टोरी सुनाते हैं तो सबसे पहले आप कहते हैं ना वो कहते हैं ना बहुत समय पहले की बात है ना, एक सोरनपुर गांव में या रामपुर गांव में या फलाना गांव में जो भी है उसमें ऐसे ही स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टोरी। यानी कहते हैं ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत समय पहले की बात है, समय पहले की बात है तो ये आपकी टाइम हो गया ना, बहुत समय पहले की बात है तो ये तो आपका टाइम हो गया। ठीक है, सोरनपुर गांव में तो वो आपने लोकेशन दे दी, यानी कहाँ पर हो रहा है वो आपको लोकेशन दे दी है। तो यही कहता है टाइम एंड लोकेशन विच आ स्टोरी टेक प्लेस। वो टाइम और लोकेशन जहाँ पर स्टोरी टेक प्लेस हो रही है, जहाँ की आप स्टोरी की बात कर रहे हैं, वही सेटिंग कहलाता है इसका। यानी टाइम और लोकेशन को ही हम सेटिंग कहते हैं। समझ गए? इज कॉल्ड द सेटिंग फॉर सम स्टोरी के लिए सेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ स्टोरी के लिए सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वाइल द अदर्स इज नॉट। और कुछ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है। सेटिंग इज डन अकॉर्डिंग द प्लेस जोग्राफिकल। सेटिंग इज डन होती है अकॉर्डिंग टू द प्लेस जोग्राफिकल लोकेशन वेयर द एक्शन एंड द स्टोरी इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, ये आपका हो गया है, ये आप काट देना ये। और ये आपका हिस्टोरिकल प्लेस हो सकता है ना, हिस्टोरिकल प्लेस हो सकता है, टाइम ऑफ द डे, ईयर्स, ये कुछ भी हो सकता है। बाकी आप इसे काट देना, इसे मत लिखना, किसी ने नहीं लिखना है इसे। ये आपका हिस्टोरिकल पीरियड भी हो सकता है, टाइम ऑफ द डे, और ये कुछ भी हो सकता है, इसे भी आप मत लिखना। आपको बस क्या लिखना है, बहुत मिस्टेक कर रखी है। आपको क्या लिखना है, आपको बस लिखना है टाइम एंड लोकेशन। वो टाइम और लोकेशन जहाँ पर स्टोरी टेक प्लेस हो रही है इज कॉल्ड द सेटिंग। वो सेकंड सेटिंग कहलाती है। फॉर सम स्टोरी, कुछ स्टोरी के लिए सेटिंग इंपॉर्टेंट होती है, वाइल फॉर द अदर इज नॉट। और किसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है। सेटिंग इज डन अकॉर्डिंग टू द प्लेस जोग्राफिकल लोकेशन वेयर द एक्शन ऑफ द स्टोरी टेक प्लेस। इतना लिखना है बस सेटिंग में। सेटिंग पर वैसे आप इतना ध्यान मत देना। मेन इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको एलिमेंट बताए हैं वे 4 थे, प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, स्ट्रक्चर और नरेटिव टेक्निक। इन चारों पर आपको मेन फोकस करना है। सेटिंग को बस आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना, है ना, जितना मैंने बताया उतना लिख लेना, एक दो लाइन याद कर लेना। जैसे बताया ना, टाइम एंड लोकेशन वेयर द विच टाइम एंड लोकेशन विच द स्टोरी टेक प्लेस इज कॉल्ड द सेटिंग। और फॉर सम स्टोरी द सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल फॉर द अदर नोट। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। तो इतनी लाइन तो आप इससे याद कर ही सकते हैं, इतना तो आप लिख लेंगे यार, इतना तो याद हो गया होगा आपके, तो इतना तो आप कर लेंगे सेटिंग में, इतना ही करेंगे आप बस। फिर सेकंड इसमें दे रखा है हमारा एटमॉस्फेयर। मन करे तो लिख लेना, बाकी ज़रूरत नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सिर्फ मैं आपको वही बताऊँगी, बाकी मैं आपको कटवा दूँगी। इतना आपको खिचपिच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना याद भी नहीं रह पाता। जितना याद रह पाएगा, जितना आप कर सकते हैं वही मैं आपको बताऊंगी, ज़्यादा घिचपिच मैं नहीं करने वाली हूँ। सेकंड है आपका एटमॉस्फेयर। इसमें एटमॉस्फेयर में आ जाता है आपका टाइम, प्लेस सॉरी टाइम आ जाता है, प्लेस आ जाता है, फिजिकल कंडीशन यानी वेदर कैसा, स्टॉर्मी है, सनी है, यानी धूप हो रही है, रेनी है ना। कोई रोमांटिक वो होता है सीन तो उसमें रेनी दिखा देते हैं, सनी होता है, स्टॉर्मी यानी जब कोई आपदा आने वाली होती है, ऐसे सीन कर देते हैं ना। सीन भी वैसे दिखा देते हैं, जैसा आपका वेदर भी वैसे कर देते हैं जैसा आपका सीन होता है, डरावना होता है, भूत वूत का कुछ वो होती है, तो उसमें हम अंधेरा लाते हैं, डार्कनेस होती है, स्टॉर्मी हवा चल रही है ज़ोरों से, तो एटमॉस्फेयर भी उसके हिसाब से बदल देते हैं जैसा हमारा सीन होता है। ठीक है, बाकी आप इसी एटमॉस्फेयर को काट देना, मत लिखना। सेटिंग में मैंने जितना बताया है सिर्फ आप उतना ही लिखना ना, एटमॉस्फेयर को भी आप छोड़ देना। ठीक है, फिर आपको आगे करना है सेटिंग लिखना सबसे पहले। फिर अब आपको आगे मैं बता देती हूँ क्या करना है। फिर आपको लिखना है
एक सेकेंड, करेक्टराइजेशन तो छुप ही गया। फिर आपको लिखना है करेक्टराइजेशन, फर्स्ट पे सेकंड पर लिखना है आपको करेक्टराइजेशन, सेकंड डाल लेना करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन क्या होता है? करेक्टराइजेशन मतलब होता है आपका चरित्र चित्रण, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो। करेक्टराइजेशन रेफर टू द मैथड, करेक्टराइजेशन रेफर टू द मैथड करता है दैट यूजेस इन द ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट और डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टर एंड सपोर्टिंग कैरेक्टर विद इन अ स्टोरी। In short fiction we can employ two methods, direct characterization और indirect characterization। शॉर्ट स्टोरी फिक्शन में हम एम्प्लॉय करते हैं सिर्फ केवल दो मेथड को करेक्टराइजेशन, कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड को। ठीक है, ध्यान रख लेना। मतलब जब हम शॉर्ट स्टोरी में कहते हैं कि करेक्टराइजेशन करते रहेंगे, कहते हैं जैसे आप स्टोरी शुरुआत करते हैं, कहते हैं बहुत समय पहले की बात है, रामपुर नामक गांव में एक मोहन नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ही सुशील था, है ना। ये चरित्र चित्रण तो कर रहे हैं ना मोहन का, देखो वो बहुत ही सुशील था, बहुत ही मेहनती था, घर का सारा वो काम करता था, है ना। ये सारी उसकी करेक्टराइजेशन है। पर उसकी सौतेली माँ उससे बहुत अच्छे से, ऐसे कुछ भी कोई स्टोरी हो सकती है, छोटी स्टोरी तो मैंने अपने आप बना दी है। तो ये उसका करेक्टराइजेशन है मोहन का, कि वो बहुत ही सुशील था, सारा काम करता था, वो था। फिर उसका यहाँ पर सौतेली माँ का करेक्टराइजेशन हो गया, तो वो बहुत ही निर्दयी थी, उससे सारा काम कराते थे। तो ये करेक्टराइजेशन, तो किसी भी स्टोरी में करेक्टराइजेशन मेन इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अरिस्टोटल ने भी कहा है प्लॉट इज द फर्स्ट थिंग बट करेक्टराइजेशन इज सेकंड। यानी प्लॉट तो मस्ट होता है किसी भी स्टोरी के लिए, बट करेक्टराइजेशन भी सेकंड प्ले पार्ट, जो सेकंड पार्ट प्ले करता है स्टोरी में या किसी भी चीज़ में। ट्रेजेडी में बताए थे मैं तो ऐसे। ठीक है, तो प्लॉट और करेक्टर ये दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्लॉट फर्स्ट नंबर पे होता है और करेक्टराइजेशन सेकंड नंबर पर होता है। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं आगे। ये तो आपका करेक्टराइजेशन बता दिया है, चरित्र चित्रण। अब इसमें देख रहे हैं करेक्टर्स क्या होते हैं। द पर्सन इन अ वर्क फिक्शन इज नोन एज करेक्टर। द पर्सन इन अ वर्क फिक्शन, जो एक पर्सन होता है फिक्शन में, शॉर्ट स्टोरी में होता है, उसे हम करेक्टर्स कहते हैं। जैसे मोहन एक करेक्टर था, उसकी सौतेली माँ मान लीजिए रोहिणी, है ना, तो वो एक करेक्टर थी। शॉर्ट स्टोरीज हैव फ्यू करेक्टर्स, शॉर्ट स्टोरी में कुछ ही करेक्टर होते हैं, 4-5, बस इतने ही करेक्टर होते हैं। वन करेक्टर इज सेंट्रल ऑफ द स्टोरी, वन करेक्टर सेंटर होता है। जैसे मैंने बताया था, मोहन बताया दिखा था, रोहन मोहन जो भी नाम लिया था मैंने, तो वो उसका सेंट्रल करेक्टर था, और जो उसकी सौतेली माँ थी वो विलन थी। ही और शी इज नोन एज द प्रोटोगोनिस्ट, वो ही भी हो सकती है, सी भी, मतलब हीरो हीरोइन कुछ भी हो सकता है, वो प्रोटोगोनिस्ट होती है। जैसे मैंने बताया था, तो रोहन मोहन जो भी बताया था वो प्रोटोगोनिस्ट था। प्रोटोगोनिस्ट यानी हीरो, मेन करेक्टर। वैसे तो प्रोटोगोनिस्ट को हम मेन करेक्टर के रूप में बोलते हैं। द अदर पर्सन और फोकस द अपोजिट ऑफ प्रोटोगोनिस्ट इज कॉल्ड द एंटागोनिस्ट। जैसे मैंने बताया था, रोहन की माँ मोहिनी बताया था ना, तो वो सौतेली माँ थी, तो वो एंटागोनिस्ट थी यानी विलन थी। हीरो को हम या हीरोइन को हम प्रोटोगोनिस्ट बोलते हैं, विलन को हम एंटागोनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये तो आपकी करेक्टर्स होगी। करेक्टर्स क्या होते हैं? फिर आ जाता है हमारा टाइप ऑफ करेक्टर, यानी कितने प्रकार के करेक्टर होते हैं। फर्स्ट है आपका राउंड करेक्टर। इसे आप अच्छे से करेंगे, क्योंकि जो मैं आपको थोड़ा सा लंबा बता रही हूँ, क्योंकि वो लंबे में आ जाते हैं आपके शॉर्ट, पहले शॉर्ट में ही अलग से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से करेंगे। वैसे तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह से बता रही हूँ मैं, पर लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, कई बार आए हैं वेरी शॉर्ट में कि करेक्टराइजेशन क्या होता है। तो उसमें आप ये लिख लेना टाइप ऑफ करेक्टर्स। ये आपके करेक्टर्स के टाइप होते हैं। राउंड करेक्टर, राउंड करेक्टर होता है हमारा पहला, मतलब राउंड करेक्टर होता है। इसमें क्या होता है? मैनी साइडेड एंड कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी दैट यू हैव एक्सेप्ट एन एक्चुअल पर्सन। इसमें क्या होता है? मैनी, एक सेकेंड रुकोगे आप। इसमें जो राउंड करेक्टर में होता है, जो करेक्टर होता है, उसकी जो पर्सनालिटी होती है, वुड एक्सेप्ट एन एक्चुअल पर्सन, एक किसी एक्चुअल पर्सन की पर्सनालिटी होती है। फिर आ जाता है हमारा मतलब ये राउंड होता है,
सेकंड आ जाएगा हमारा फ्लैट। अब फ्लैट करेक्टर एक ही क्या होता है, सिंपल करेक्टर होता है। जो हमारा राउंड करेक्टर होता है ना वो कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी का होता है, मतलब इसे जल्दी से हमें समझा नहीं जा सकता कि क्या है। ठीक है, जैसे आप एक स्टोरी में उदाहरण दूं, जैसे मैंने बताया था एक मोहन नाम का लड़का था, उसकी सौतेली माँ थी। उसका भी एक लड़का था, उसका नाम था, मान लीजिए उसका नाम रख लीजिए आप राकेश। उसका नाम राकेश था। वो उससे उसकी सौतेली माँ बहुत प्यार करती थी। और राकेश तो कभी अपने जो उसका वो भी उसका सौतेला भाई हुआ, मोहन, मोहन नाम बता देखा था। तो वो उससे वो उसे अच्छा नहीं लगता, वो भी उससे सारा काम कराता था। पर लेकिन कभी वो अदर साइड उसे खाने को भी दे रहा है, तो वो कॉम्प्लेक्स है। कभी तो वो उसे परेशान भी कर रहा है, पर लेकिन दूसरी साइड जब उसकी सौतेली माँ उसे मार रही है, उसे खाने को भी नहीं दे रही, तो अदर साइड वो उसे ला के खाना भी दे रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स करेक्टर है। ये हम समझ नहीं पा रहे कि वो अच्छे करेक्टर में इसे हम डालें या बुरे करेक्टर में डालें, तो उसे हम कह देते हैं कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी। सेकंड आ जाएगा आपका फ्लैट करेक्टर। ये एक सिंपल करेक्टर होता है, हु इज स्टेटिक एट द फ्लो, जो स्टेटिक ही रहता है। जैसे उसकी सौतेली माँ, तो वो विलन थी, विलन ही रहती है। ठीक है, फ्लैट करेक्टर पर्सनैलिटी आर पर्सन बाय अ ब्रीफ नोट डेप्थ इन, और अ फ्लैट करेक्टर इज द सिंपल करेक्टर हु इज स्टैटिक इन द प्लॉट, मतलब जो हमेशा स्टैटिक रहता है, स्थिर रहता है, वो स्थिर ही रहता है। वो नहीं कभी अच्छा हो रहा है तो कभी बुरा हो, वो स्टैटिक ही रहता है प्लॉट में, पूरे प्लॉट में। ही लाइक सिंप्लिसिटी द रीडर। इतना आप मत लिखने ना, बस आपको ये लिखना ना, अ फ्लैट करेक्टर, मैं बता रही हूँ, अ फ्लैट करेक्टर इज अ सिंपल करेक्टर हु इज स्टैटिक इन द प्लॉट। बस इतना ही कर लेना, इतना ही लिख लेना आप बस। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट डायनेमिक करेक्टर। मैनी साइडेड पर्सनैलिटी डेट चेंज फॉर द बेटर और वर्स बाय द एंड ऑफ द स्टोरी, जो चेंज हो जाता है फॉर बेटर के लिए और वर्स बाय द एंड ऑफ द स्टोरी, जो स्टोरी के एंड में चेंज हो जाता है, उसे हम डायनेमिक करेक्टर कहते हैं। मतलब डायनेमिक मतलब चेंज, डायनेमिक का खुद ही मतलब चेंज होता है, जो स्टोरी के एंड में चेंज होता है। जैसे उसकी सौतेली माँ थी, वो स्टोरी के एंड में चेंज हो जाती है। पहले तो उससे बुरा व्यवहार करती है, पर लेकिन वो स्टोरी के एंड में चेंज हो जाएगी और उसे भी प्यार करने लगेगी, उससे काम वाम नहीं कराएगी, उसे रियलाइज़ हो जाएगा बाद में। तो ये वो कह रहे थे वो डायनामिक करेक्टर होते हैं, जो स्टोरी के एंड में चेंज हो जाती है। फिर आ जाता है आपका स्टेटिक करेक्टर। स्टेटिक करेक्टर अनलाइक अ डायनामिक करेक्टर डजंट अल्टर ओवर टाइम। ये चेंज नहीं होता, ये एग्जैक्ट जैसा है वैसा ही रहता है। ठीक है, ये चेंज नहीं होता, ये स्टैटिक रहता है, अल्टर रहता है पूरे स्टोरी में, जैसा शुरुआत में था वैसे ही आखिरी में रहेगा। फिर आ जाएगा हमारा नेक्स्ट थीमेटिक करेक्टर। अ पर्सन हु स्टैंड फॉर अ सर्टेन आइडियोलॉजी कॉल्ड द थीमेटिक करेक्टर। जिसकी कोई सर्टेन आइडियोलॉजी है, सर्टेन विचार है, उसे हम थीमेटिक करेक्टर कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा सिम्बॉलिक करेक्टर। A person who stands for certain idea and write the theme of the philosophy is called the symbolic character। एक जो पर्सन होता है, स्टैंड खड़ा होता है किसी सर्टेन निश्चित आइडिया के लिए और लिखता है थीम एंड फिलोसफी, इज कॉल्ड द सिम्बॉलिक करेक्टर, उसे हम सिम्बॉलिक करेक्टर कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट और लास्ट है गुड एंड बैड करेक्टर। गुड करेक्टर आप नाम से ही समझ रहे हो, गुड करेक्टर प्रोटोगोनिस्ट है, बैड करेक्टर नाम आ रहा है तो यानी वो एंटागोनिस्ट है, विलन है। अ मैन फुल ऑफ वर्च्यू एंड आइडिया इज अ गुड करेक्टर। जो मैन फुल ऑफ वर्च्यू यानी गुणों से और आइडिया से भरा होता है, उसे हम गुड करेक्टर कहते हैं। ऑन द कंट्री अ बैड करेक्टर इज अ फील्ड विद विलेनरी। जो बैड करेक्टर होता है वो फील्ड भरा हुआ है विलेनरी से, इवल डीड से एंड बैड नेचर। ही इज क्वाइट अपोजिट टू द हीरो। जो होता है ये हीरो से अपोजिट होता है, क्योंकि विलन होता तो हीरो से अपोजिट होता है। जो हीरो होता है वो तो वर्च्यू गुणों से भरा हुआ होता है और ये इवल डीड से भरा हुआ होता है बैड करेक्टर। ठीक है, तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, करेक्टराइजेशन, सेटिंग। फिर हमने करा क्या, सेटिंग करा, फिर हमने करेक्टराइजेशन पढ़ा, फिर हम थर्ड पढ़ेंगे प्लॉट। हमने किसको छुड़वा दिया था आपका, हमने छुड़वाया था
किसको छुड़वाया था हमने, एटमॉस्फेयर को छुड़वा दिया, तो उससे आप रहते थे। वैसे जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है ये सब सेटिंग में ही आ जाता है, तो आपको उसे अलग से करने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने सेटिंग में बताया उतना ही करने देना। एटमॉस्फेयर को कर देना, एटमॉस्फेयर, फिर कैरेक्टराइजेशन लिखना एंड देन प्लॉट, ठीक है। जैसे 3 लिख लेना, 3 नंबर पे आ जाएगा। देखेंगे प्लॉट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी इम्पोर्टेंट, एसेंशियल मीन्स इम्पोर्टेंट ही होता है। तो प्लॉट एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ स्टोरी, प्लॉट के बिना तो कोई स्टोरी हो ही नहीं सकती। इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इवेंट एंड द इंसिडेंट, ये ऑर्गेनाइज कर सकता है इवेंट और इंसिडेंट को, है ना। प्लॉट किसी भी चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जिसे हम किसी ऑर्डर में रखते हैं। अब आप जैसे मैंने स्टोरी बताई है एक, जैसे आप देख लीजिए एक औरत थी, वो मैंने अगर इसे मैं अगर प्लॉट मतलब मैं इसे अगर अरेंज ना करूँ तो ये कैसे होगा, वो मर गई जहर खा के, है ना। अब मैंने ये नहीं बताया क्यों मरी, कैसे मरी, आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा वो मर गई, क्यों मर गई है, कैसे मर गई, मतलब कुछ कारण तो होगा ना। तो इसे मैंने अरेंज नहीं करा, जब मैं इस प्लॉट को अरेंज करूँगी तो ऐसा होगा, वो जहर खाकर मर गई क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो गई। तो इसे अगर हम अरेंज करेंगे तो ये मतलब हम जब सेंटेंस को एक के बाद एक को रखते हैं तो उसे प्लॉट का ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। यानी हम उसे जब अरेंज करते हैं, एक इंसिडेंट हो रहा है उसके बाद हम एक इंसिडेंट को रखते हैं, तब आपको समझ में आता है कि ये इंसिडेंट हुआ है तो इसका कारण ये था, इस कारण से ये इंसिडेंट हुआ है। तो पहले हम कारण देंगे, उसका बाद में परिणाम। ऐसे नहीं हम पहले परिणाम दे देंगे फिर कारण, यानी वो जहर खाकर मर गई, है ना, ये हमने पहले इसका परिणाम दे दिया और फिर हम दे देंगे कारण, है ना। तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको पहले आपको देना होगा परिणाम फिर कारण ना। तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन वे में आप समझ लोगे ना, इसे ऑर्गेनाइजेशन वे में आपको रखना होगा। एक मतलब जो स्टोरी होती है जिसे हम अरेंज करते हैं, पहले एक इंसिडेंट होगा उसके बाद ही दूसरा होगा, तो इसे ऑर्गेनाइजेशन वे में हमें रखना होता है और बाद में मैं आपको इसे अच्छे से समझाऊंगी। इट इज़ आल्सो एक्सप्लेन और रिलेशन बिटवीन टू इवेंट, ये एक्सप्लेन करता है रिलेशन, रिश्ते को बिटवीन टू इवेंट के। एरिस्टोटल कहते हैं, इसे आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जरूर लिख लेना आप इसे, जरूर 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 लिखना है इसे आपको, ठीक है। क्या लिखना है, द प्लॉट इज द, अच्छा नहीं बना, थोड़ा सा एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड इसको ये लिखना है आपको, अब बनाऊंगी मैं। द प्लॉट इज द फर्स्ट, एक सेकेंड यार मेरे से अच्छा क्यों नहीं बन रहा, एक सेकेंड। द प्लॉट इज द फर्स्ट थिंग, नहीं बन रहा, छोड़ो इसे बनाते ही नहीं है। हम तो इससे ही कर लेंगे, कहाँ गया ये रहा। द प्लॉट इज द फर्स्ट थिंग, द प्लॉट इज द फर्स्ट थिंग, द प्लॉट इज द फर्स्ट थिंग, द सोल ऑफ ट्रेजेडी, इन्होंने 2 बार लिख दिया, क्या लिख रखा है, ये वाला काटना है आपको, हाँ ये काटना है, ये हद तक का आपको लिखना है। द प्लॉट इज द फर्स्ट थिंग, द सोल ऑफ ट्रेजेडी, प्लॉट फर्स्ट थिंग है, क्या है मतलब जो प्लॉट होता है वो सोल होती है, आत्मा होती है ट्रेजेडी की। जब तक हम किसी इंसिडेंट को किसी ऑर्गेनाइजेशन वे में रखेंगे तो वही तो सोल है, उसकी आत्मा है, तभी तो आप किसी स्टोरी को समझ पाएंगे। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन मतलब सही ढंग से लिखी होगी तो। करेक्टर इज द सेकेंडरी, फिर सेकंड स्थान पर हमारे करेक्टर आते हैं। करेक्टर जो आते हैं, अरिस्टोटल ने सबसे पहले फर्स्ट स्थान पर प्लॉट को रखा और सेकंड स्थान पर करेक्टर को लिखा है। तो प्लॉट फर्स्ट थिंग है और करेक्टर सेकंड थिंग है, ठीक है। द प्लॉट इज द फर्स्ट थिंग, द सोल ऑफ ट्रेजेडी, करेक्टर इज सेकेंडरी। इस लाइन को आपको अच्छे से याद करना है और इसे ब्लैक हेडिंग से लिखना है, ठीक है। देयर कैन बी अ ट्रेजेडी विदाउट द करेक्टर, बिना करेक्टर के ट्रेजेडी हो सकती है, बट द प्लॉट इज नेसेसरी, पर लेकिन प्लॉट किसी भी स्टोरी के लिए नेसेसरी इंपॉर्टेंट होते हैं। इन ऑल अ स्टोरी शुड बी
प्रोसेस अ किंट वेल एंड कंस्ट्रक्टेड प्लॉट, मतलब वैन किंट एंड वेल कंस्ट्रक्टेड प्लॉट होना चाहिए। किसी भी स्टोरी के लिए अच्छा से एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे ऑडियंस जो है हर एक चीज़ को अच्छे से समझ सके। द प्लॉट शुड बी द प्लॉट शुड नॉट बी लूज, प्लॉट जो होता है लूज मतलब ढीला या ये बेकार नहीं होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन वे में होना चाहिए। बट कॉम्पैक्ट एंड इवेंट शुड बी वेल अरेंज्ड एंड इंसिडेंट, और जो इवेंट होने चाहिए वो वेल अरेंज्ड और इंटरकनेक्टेड होने चाहिए, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए। तो इसको पूरे आपको अच्छे से याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन अलग से भी आ जाते हैं, सारा याद करना है आपको। फिर हम नेक्स्ट करते हैं, क्या होते हैं 5 पार्ट होते हैं प्लॉट के। द बेसिक स्टोरी स्ट्रक्चर हैज़ फॉलो पार्टिंग सीक्वेंस। फर्स्ट आ जाता है आपका एक्सपोजिशन, ये आपका इसका ऐसे चित्र करके बनता है, ठीक है। यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर एक्सपोजिशन लिखना, यहाँ पे एक्सपोजिशन आता है। यहाँ पर आता है राइजिंग एक्शन, इधर हम राइजिंग एक्शन लिखेंगे। यहाँ पर आता है आपका क्लाइमैक्स, इसे आप चाहें नेट से देखकर बना लेंगे। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका कॉन्क्लूज़न, यहाँ पे फॉलिंग एक्शन आएगा इधर। तो इसे आप अच्छे से चित्र को बना लेंगे। ये आपका पूरा यहीं पे ऐसे ही दे रखा है, आप इन्हें यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पर भी दे रखे हैं 5 पार्ट ऑफ स्टोरी, इधर आप देख सकते हैं प्लॉट हैज़ 5 पार्ट। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इन सीक्वेंस। सबसे माना पहले होता है एक्सपोजिशन, जैसे मैंने आपको यहाँ पर करके बताया था। तो यहाँ पर आपका एक्सपोजिशन था, यहाँ पर राइजिंग एक्शन था, यहाँ पर फॉलिंग एक्शन था, यहाँ पर क्लाइमैक्स था, और यहाँ पर रिजोल्यूशन, नेक्स्ट में इंट्रोडक्शन, जिसे हम कंक्लूजन भी बोलते हैं, स्टोरी का एंड। तो और ये राइजिंग एक्शन को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग इंसिडेंट, जहाँ पर इंसिडेंट इंक्रीज होता है। एक्सपोजिशन, इंट्रोडक्शन, बिगनिंग ऑफ द स्टोरेज। एक्सपोजिशन कहते हैं ना, जैसे एक समय पहले की बात है, शामू नाम का लड़का रहता था, है ना, तो हम ये पहले इंट्रोडक्शन दे देते, तो वो बहुत ही सुशील था, गुणी था, तो ये हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ब्रिंगिंग कर रहे हैं स्टोरी। राइजिंग एक्शन, जब उसे वो बहुत ही परेशान करती थी, उससे काम कराती थी, वो ऐसे हो गया, तो ये सब इसका राइजिंग एक्शन है, ये आप खुद देख लेंगे ना। फिर आ जाता है क्लाइमैक्स, जब उसका चरम बिंदु होता है, क्लाइमैक्स पर स्टोरी वो होती है, तो उसे हम क्लाइमैक्स बोलते हैं, क्लाइमैक्स। फिर आ जाता है हमारा फॉलिंग एक्शन। फॉलिंग एक्शन में कैरेक्टर फेस कॉन्फ्लिक्ट लीडिंग एंड। फिर हमारा रिजोल्यूशन, एंड ऑफ द स्टोरी, यहाँ पर एंड हो जाती है स्टोरी, जिसे हम कह देते हैं कॉन्क्लूजन। फिर हमारा इन सब को इन्होंने ये खोल कर दे रखा है। एक्सपोजिशन, बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, वेयर कैरेक्टर एंड सेटिंग आर इंट्रोड्यूस। यहाँ पे इन्हें आप सबको खोल कर दे रखा है, आप इन सबको पढ़ लेना। ये दे रखा है यहाँ पर राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स के बारे में पूरा खोलकर, तो आप इन सबको थोड़ा सा पढ़ लेना, या इनके क्या होता है बस इन्हें देख लेना, फॉलिंग एक्शन, रिजोल्यूशन, ये बस ये आप इन्हें खुद कर लेना। फिर हम आ जाएंगे काइंड ऑफ प्लॉट। प्लॉट की कौन कौन से काइंड्स होते हैं, प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट आ जाता है आपका सिंपल प्लॉट। द प्लॉट रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द कैरेक्टर इज कॉल्ड सिंपल प्लॉट। जो प्लॉट सिंपली हमारे कैरेक्टर की लाइफ से रिलेटेड होता है, हम उसे सिंपल प्लॉट कहते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लॉट क्या होता है? अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट इज अ कंसिस्ट ऑफ मैनी सब प्लॉट, जिसमें कई सारे सब प्लॉट होते हैं, उसे हम कॉम्प्लेक्स प्लॉट कहते हैं। फिर लूज प्लॉट क्या होता है? अ लूज प्लॉट इज दैट इन विच द इवेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, जिसमें इवेंट जो होते हैं हमारे इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं, उसे हम लूज प्लॉट बोलते हैं। फिर आ जाएगा हमारा ऑर्गेनाइज प्लॉट। ऑर्गेनाइज प्लॉट उसे बोलते हैं जो वेल प्रिंट होता है, मतलब उसमें सभी चीज़ें सही ढंग से होती हैं, अरेंज होती हैं। वेयर इवेंट एंड इंसिडेंट आर कनेक्टेड, जहाँ पर इवेंट और इंसिडेंट कनेक्ट होते हैं, वेल प्रिंट प्लॉट होता है, उसे हम ऑर्गेनाइज प्लॉट बोलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाएगी फिफ्थ नरेटिव टेक्निक, जो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से करना है। फिफ्थ नरेटिव टेक्निक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से करना है, ठीक है। द वर्ल्ड, इसे तो पूरा आप रेडी लेंगे। द वर्ल्ड नरेटिव इज यूज एज अ नाउन ऑफ अ स्टोरी और टेल एंड टेक्नोलॉजी मीन द मैकेनिकल स्किल एंड आर्ट, जिसे हम मैकेनिकल स्किल और आर्ट कहते हैं।
So the narrative technique is the story of a fiction is that the mechanical skill carry on the tale which the story writer has to describe. The story must be pleasing, जो स्टोरी होती है प्लीजिंग होनी चाहिए. बिसाइड द स्टोरी नरेटिव टेक्नोलॉजी आल्सो इम्पोर्टेंट. स्टोरी में टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है. तो इसे आप ऐसे ही एग्जैक्ट रट लेंगे. और जो हमारे इम्पोर्टेंट नरेटिव टेक्निक होती हैं इन फिक्शन में वे होती है सब्जेक्ट मैटर. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट मैटर इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर. द एलिमेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज द मेन थिंग. इट शुड बी इंटरेस्टिंग ऑन. जो हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए वो उसका इंटरेस्टिंग होना चाहिए. तो इसमें सबसे पहले नरेटिव टेक्निक में भूमिका निभाती है सब्जेक्ट मैटर. फिर आता है मास्टरी ऑफ हैंडलिंग. आप कैसे स्टोरी को हैंडल कर रहे हैं. वो आपका लास्ट आ जाता है कंसंट्रेशन की. आपका कंसंट्रेशन कितना है स्टोरी लिखते वक्त वो भी आपका उसमें दिखता है. तो वो पूरा होना चाहिए. इधर उधर भटकना नहीं चाहिए. वो पूरा एक ही जगह फोकस करना चाहिए. जैसे आप एक मोहन की कहानी चला रही है तो उसके ही वो इधर उधर घूमना चाहिए. वो किसी और पर नहीं जाना चाहिए. ठीक है. तो कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए स्टोरी लिखते वक्त. अब उसमें फिर वो अपने विचारों को मत लिख देना. आप उसमें लिख रहे हैं सिर्फ उसी पर ध्यान दिए. कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए. फिर यहाँ पर इन्होंने दे रखा है मेथड ऑफ स्टोरी टेलिंग. डायरेक्ट मेथड, ऑटोबायोग्राफिकल और डॉक्यूमेंट्री मेथड. ठीक है. फिर यहाँ पे इन्होंने पूरा खोल कर दे रखा है. कुछ बस इतना ही कर लेना. फिर यहाँ पर थीम दे रखी है. थीम क्या होती है. लव इज थीम. जो मेन थीम होती है किसी भी स्टोरी के लिए लव इज़ ब्लाइंड, बिलीव इन योर सेल्फ एज यू शो सोशल यू. जैसा बोगे वैसा ही पाओगे. डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर पेपर. है ना. तो ये सारी इसकी थीम भी इन्होंने दे रखी है. थीम क्या होती है. मेन आइडिया होता है स्टोरी का. तो इसे आप थोड़ा सा बस थीम को देख लेना. इट इज़ अ कंट्रोलिंग आइडिया ऑफ अ स्टोरी. इट इज़ द ऑथर मेन आइडिया. ये ऑथर का मेन आइडिया होता है दैट इज ट्राइंग टू कन्वे. ठीक है. इसे बस थोड़ा थोड़ा आप इन्हें देख लेंगे. बस इसमें और कुछ नहीं है. 6th में स्ट्रक्चर दे रखा है. स्ट्रक्चर को आप देख लेना. बस लास्ट ये 5th आएगा इसमें. वैसे स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी. द शॉर्ट स्टोरी रिकॉर्ड व्हाट इज हैपनिंग, एलाबोरेट एंड एक्सप्लेन. द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी कंसिस्ट प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, यूनिटी ऑफ टाइम, फाइनली द स्टाइल. बस इतना ही बहुत है. फिर जो इसका मेन क्वेश्चन है इसे आप बहुत ध्यान रखना. ये क्वेश्चन है इसका मेन. ये आ जाता है. कौन सा मेन क्वेश्चन है. ये रहा इसका मेन क्वेश्चन. इस आपको कहाँ गया. इस आपको अच्छे से पढ़ना है. एक सेकेंड. ये वोट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी. शॉर्ट स्टोरी की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. तो इसको आपको बहुत अच्छे से करना है ना. ये आ जाता है शॉर्ट स्टोरी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. इसे लिखते वक्त सबसे पहले आपको लिखना है व्हाट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी. अगर आपका ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आप देंगे व्हाट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए. है ना. टाइप एंड काइंड्स ऑफ एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी. एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी में मैंने सारे बताए हैं वे लिख देंगे. क्या बताए हैं. मेन एलिमेंट होते हैं इसके 4 होते हैं. नरेटिव टेक्निक होता है, प्लॉट होता है, कैरेक्टराइजेशन होता है, स्ट्रक्चर होता है. तो इन चारों के बारे में इनके काइंड के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे. फिर इसमें आएंगे फिर लिखेंगे हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरी. फिर इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे. फर्स्ट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स. शॉर्ट स्टोरी शुड बी इंटरेस्टिंग. ये जो शॉर्ट स्टोरी होती है इंटरेस्टिंग होने चाहिए. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है. सेकंड आ जाता है ब्रीविटी. शॉर्ट स्टोरी तो ब्रीविटी यानी छोटी ही होनी चाहिए. वो से आप लॉन्ग मत कर दो. नेक्स्ट आपका है इट्स अ शॉर्ट स्टोरी में भी रिटेन इट्स सब्जेक्ट. इसका सब्जेक्ट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शॉर्ट स्टोरी का. मतलब आपको सब्जेक्ट कोई भी मतलब ऐसा इंग्लिश से मत उठा लो. सब्जेक्ट भी ऐसा होना चाहिए जो कुछ इंटरेस्टिंग हो जिससे रीडर को उस सब्जेक्ट को सुनते ही शॉर्ट स्टोरी पढ़ने का मन करे. तो उसका सब्जेक्ट भी कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए. फिर 4th आ जाएगा सिंगल पर्पज. शॉर्ट स्टोरी का केवल एक ही सिंगल पर्पज होना चाहिए. इसको आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. एक ही केवल सिंगल इसका पर्पज होना चाहिए. फिर आ जाएगा आपका कैरेक्टराइजेशन. शॉर्ट स्टोरी में कैरेक्टराइजेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. मतलब इसमें आप
ऐसा नहीं सबका करेक्टराइजेशन दे रहे हैं कि वो कैसा है। इसमें जो मेन करेक्टर होता है केवल उसका ही आपको एक अच्छे से करेक्टराइजेशन देना होता है और सबका आपको इतना खोल के वर्णन करने की जरूरत नहीं होती। तो करेक्टराइजेशन कैसे करना है वो भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और शॉर्ट स्टोरी में क्या होते हैं, फ्यू करेक्टर होने चाहिए, केवल कुछ ही करेक्टर होने चाहिए, इसमें ज़्यादा करेक्टरों को मत घुसा दो। सेवंथ आ जाएगा सिंगलनेस ऑफ इफेक्ट। इसका जो इफेक्ट होता है सिंगलनेस होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट 8 आता है आपका डायलॉग। डायलॉग भी इसमें होने चाहिए, छोटे छोटे से इंटरेस्टिंग इसमें डायलॉग होने चाहिए। 9th है आपका सुटेबल एटमॉस्फेयर, मतलब आपकी जैसी स्टोरी है उसके हिसाब से आपका एटमॉस्फेयर होना चाहिए। जैसे किसी भूतों की स्टोरी है तो डरावना एटमॉस्फेयर होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, एक समय पहले की बात है, भूत या जंगल में घना, मतलब भूत की बात कर रहे हैं ना, तो घने काले जंगल में रात का समय था, तो ऐसा डरावना एटमॉस्फेयर होना चाहिए। अगर आप भूत की बात कर रहे हैं, रोमांटिक स्टोरी है तो हमेशा अच्छा सा रेनी सीजन सा होना चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से एटमॉस्फेयर होना चाहिए जैसे आपकी स्टोरी है। लैंग्वेज, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, शॉर्ट स्टोरी की सिंपल होनी चाहिए। इट शुड बी इजी, इजी होनी चाहिए। ध्यान रखना, स्टोरी की जो लैंग्वेज है हमेशा इजी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और डायरेक्ट टू द पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है। ये तो पूरा आपका हो गया एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी। ये आपकी यहाँ पर पूरी ख़त्म हो गई है, ये आपका पूरी यूनिट सेकंड यहाँ पर ख़त्म हो गई है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में यूनिट थर्ड में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग। तब तक के लिए बाय बाय।